हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी के लिए अपने अगले यूनिट को, और वी हैव डन 4 टॉपिक्स टिल नाउ। तो अगर कोई भी मुझे पहली बार देख रहा है तो मैं लिंक दे दूंगी प्लेलिस्ट का। आप लोगों को अगर टॉपिक वाइज अपना सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट करना है सो यू कैन वॉच माय वीडियोस। हमने यहाँ पे 4 टॉपिक में अभी तक यूनिट 1 कवर किया है और आज हम लोग यूनिट 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो यूनिट 2 है इसमें हम फटाफट से डिस्कस करते हैं कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। ये वीडियो लंबा भी हो सकता है लेकिन दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम। तो हमने फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन कर लिया, सोशियोलॉजी वी हैव डन दिस। तो ये आपका जो यूनिट 1 एजुकेशन आप देख रहे हो इसके अंदर हमने ये 4 टॉपिक में 4 वीडियोस में हमने ये सारा कवर कर लिया है। और ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं इसको मैं बाद में कराऊंगी, ये बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले हम ये वाले यूनिट्स को कर लेंगे, फिर जो बच जाएगा तो फिर मैं मिसलेनियस वीडियोस और अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो यूनिट 2 जो आपका है साइकोलॉजी ऑफ लर्नर एंड टीचिंग। जो आप ये यूनिट 2 देख रहे हैं इसको डिस्कस करेंगे। और इस यूनिट में जितने भी आप ये टॉपिक्स देख रहे हैं ये काफ़ी वास्ट टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो शुरू करने से पहले फटाफट से बताते हैं कि इस वीडियो में 2 पार्ट में हम क्या क्या करने वाले हैं। देखो, एक पार्ट में करना पॉसिबल नहीं था क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, और अगर मैं पूरा कराती एक वीडियो के अंदर तो फिर फ़ायदा नहीं है। बहुत ज़्यादा शॉर्ट पढ़ने का भी इस समय पे फ़ायदा नहीं है, राइट। तो पढ़ेंगे उतना ही जितना ज़रूरत है एग्ज़ाम के लिए, लेकिन नॉट वेरी शॉर्ट, और बहुत लंबा भी हम नहीं पढ़ेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों का आज जो टॉपिक यहाँ होगा ये पार्ट 1 के अंदर हम ये सारी चीज़ें आज करने वाले हैं, ठीक है। हम यहाँ पे करेंगे मीनिंग, स्कोप, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, देन एजुकेशन साइकोलॉजी के का रिलेशनशिप क्या होता है। हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बड़ा ही बेसिक सा डिस्कस करेंगे, एंड इंटेलिजेंस की जितनी थियरीज होती हैं इंटेलिजेंस में आप मेजरमेंट या टेस्ट देखते हो उसके बारे में बात करेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो आपका ये आएगा पार्ट 2 में। तो आपकी 2 वीडियोस में ये पूरा यूनिट आपका कंप्लीट हो जाएगा, एंड देन वी विल डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस यूनिट। क्वेश्चंस करना ज़्यादा ज़रूरी है, हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन कर लेंगे। इस यूनिट में मैंने आज क्वेश्चन ऐड नहीं किए हैं बिकॉज काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाता, तो अलग से इसका क्वेश्चन मैं यूनिट 2 कंप्लीट होने के बाद करवा दूंगी, ठीक है। उसकी आप टेंशन मत लेना। एंड आई विल ऑल्सो सेंड द पीपीटी PDF ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप, सो मेक श्योर टू ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप एज वेल, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम एजुकेशन साइकोलॉजी की बात करें तो पहले हम साइकोलॉजी को डिस्कस करेंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट एजुकेशन साइकोलॉजी एज वेल। तो मनोविज्ञान क्या है? अगर हम साइकोलॉजी के इटिमोलॉजी की बात करें तो कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड के 2 ग्रीक वर्ड से आया है, 2 ग्रीक शब्दों से साइकोलॉजी बना है। पहला है आपका साइकी, जिसको हम कहते हैं सोल या आत्मा। सेकेंड वन इज लोगोस। लोगोस मीन्स साइंस, तो यानी आत्मा का विज्ञान साइकोलॉजी को माना जाता है। और मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा का विज्ञान कहा गया था, ठीक है, क्योंकि इटिमोलॉजी ही इसकी यही है कि ग्रीक वर्ड के 2 शब्दों से आया है, साइकी एंड लोगोस। साइकी मीन्स आत्मा, लोगोस मीन्स विज्ञान, ठीक। अब बात करेंगे यहाँ पे कि साइकोलॉजी जो है इसका एक हिस्ट्री रहा है, ठीक है। काफी सारे मनोवैज्ञानिक आए, काफी सारे फिलोसोफर्स भी आए, इन्होंने साइकोलॉजी को अलग अलग तरह से देखा। तो यहाँ से क्वेश्चन बेसिक आता है बिल्कुल। जैसे सबसे पहले साइकोलॉजी को क्या माना गया था? साइंस ऑफ द सोल माना गया था, राइट। आत्मा का विज्ञान माना गया था। किसने बोला इसको? एंशियंट ग्रीक जो फिलोसोफर रहे जैसे कि प्लेटो और एरिस्टोटल, इन्होंने कहा कि साइकोलॉजी क्या है? आत्मा का विज्ञान होता है, ठीक है। तो साइकोलॉजी को बेसिकली फिलॉसफी का पार्ट पहले देखा जाता था, लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या थी कि आत्मा को मापना बड़ा ही मुश्किल है, यानी कोई वैज्ञानिक पद्धति नहीं है। आत्मा क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, राइट। आत्मा क्या है? हमारा एक ऐसा अमूर्त कॉन्सेप्ट है जिसको आप डायरेक्टली माप नहीं सकते हो, तो इसको रिजेक्ट किया गया। उसके बाद 17 से 18 सेंचुरी में कांट और बहुत सारे अलग अलग मनोवैज्ञानिक आए, इन्होंने कहा कि साइंस ऑफ द माइंड है, मन का विज्ञान है। तो पहले आत्मा का विज्ञान माना गया, फिर माना गया मन का विज्ञान 17-18 सेंचुरी में। और यहाँ पे साइकोलॉजी का अध्ययन जो है वो सोल से किसकी तरफ शिफ्ट हो गया? माइंड की तरफ शिफ्ट हो गया।
और फिर यहाँ पे कहा गया कि जो माइंड है उसमें हम जो मेंटल हमारी जो प्रोसेसेस होती हैं उसकी बात हम करेंगे। तो माइंड का अध्ययन यहाँ पे माना गया। आत्मा के बाद क्या आया, माइंड आया, ठीक है। अब देखो इसमें भी लिमिटेशन थी कि माइंड क्या है, सब्जेक्टिव है, बहुत मुश्किल है, व्यक्तिपरक होता है माइंड। अब आपका माइंड अलग हो सकता है, मेरा माइंड अलग हो सकता है, तो इसको मापना काफी ऑब्जेक्टिव नहीं था, इसीलिए इसको भी रिजेक्ट किया गया। उसके बाद तीसरा विलियम वुंट आए, जिन्होंने 1879 में लिप्जिंग जर्मनी में अपनी फर्स्ट लेबोरेटरी को स्थापित की। तो पहली मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला इन्होंने दी। और उस टाइम पे मनोविज्ञान को क्या माना गया, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी चेतना का विज्ञान, यानी कि जो हम अवेयर हैं, जिस टाइम पे हम अवेयर होते हैं उसके अध्ययन को, यानी कॉन्शियसनेस आपकी जो होती है इसी के स्टडी, इसकी जब हम स्टडी कर रहे हैं तो उसको साइकोलॉजी माना गया। तो विलियम वुंट ने लेबोरेटरी स्थापित की। इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन मेथड भी दिया था, यानी हम अपने आंतरिक मन में जो इंटरनली हम अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं, अपने आप को हम रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये बेसिकली इसको भी रिजेक्ट किया गया क्योंकि ये भी क्या है, ऑब्जेक्टिव नहीं था, राइट। फिर उसके बाद विलियम जेम्स आए। इन्होंने कहा कि मेंटल प्रोसेसेस होता है साइकोलॉजी। मेंटल प्रोसेसेस मतलब जो भी हम यहाँ पे फंक्शनलिज्म, यानी जो भी हम फंक्शंस करते हैं अपने माइंड से, उसकी बात यहाँ पे विलियम जेम्स के द्वारा की गई थी। तो विलियम जेम्स जो है वो फादर ऑफ फंक्शनलिज्म भी इनको कहा जाता है। और इसकी लिमिटेशन क्या थी कि बहुत ब्रॉड है। अब जब हम बात करते हैं अपने मेंटल प्रोसेसेस की, तो दिस इज वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट, राइट। इस पे एक्सपेरिमेंट बहुत मुश्किल था कि आप मेंटल प्रोसेसेस का एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे, तो इसको भी रिजेक्ट किया गया। लास्ट में वॉटसन आए, जॉन वॉटसन, जो 1913 में इन्होंने अपनी बुक लिखी और यहाँ पे साइंस ऑफ बिहेवियर माना गया साइकोलॉजी को। और फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कौन है, जॉन वॉटसन है। इन्होंने जो बिहेवियरिज्म साइकोलॉजी है इसको फाउंड किया। और यहाँ पे माइंड को, कॉन्शियसनेस को यहाँ पे साइंस ऑफ बिहेवियर इग्नोर करता है, और जो डायरेक्ट है, जो आपका प्रत्यक्ष है या जिसको हम मेजर कर सकते हैं, उसकी बात यहाँ पे की गई कि व्यवहार जो है ये प्रत्यक्ष है, व्यवहार जो है वो एक्सटर्नल है। हम अपने एक्सटर्नल चीज़ों से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं और हम व्यवहार का अध्ययन ऑब्जेक्टिव तरीके से कर सकते हैं। तो लास्ट में व्यवहार, जो व्यवहार का अध्ययन है, इसी को साइकोलॉजी कहा जाता है। तो साइकोलॉजी का अब जो मीनिंग है वो क्या है, व्यवहार का अध्ययन करना माना गया। तो ऐसे ऐसे साइकोलॉजी आया, ठीक है। फिर एक वुडवर्थ की डेफिनेशन है जो आपका PYQs में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वुडवर्थ ने कहा, ये पूरी हिस्ट्री को वुडवर्थ ने एक परिभाषित इसको किया। और वुडवर्थ ने कहा कि साइकोलॉजी फर्स्ट लॉस्ट इट्स सोल, यानी पहले इसने अपनी आत्मा को खोया, देन अपने माइंड, मन को खोया, मन के बाद चेतना को खोया, और अभी व्यवहार के रूप में साइकोलॉजी है। तो ये डेफिनेशन किसकी है, वुडवर्थ की है, ठीक है, जो मिड 20th सेंचुरी में इन्होंने इस डेफिनेशन को दिया। और इन्होंने जितनी भी हिस्ट्री रही है इसको इन्होंने बताया, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहले आत्मा, फिर मन, फिर आया कॉन्शियसनेस, एंड देन लास्ट में अभी क्या है, बिहेवियर है। तो हम व्यवहार का अध्ययन बेसिकली साइकोलॉजी को मानते हैं, ठीक है। तो बेसिक हो गई बात। अब आते हैं हम, अगर हम शैक्षिक मनोविज्ञान की बात करें तो एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है। तो एजुकेशन साइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, राइट। साइकोलॉजी का एक ब्रांच है जहाँ पे हम क्या करते हैं, बच्चों के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। क्योंकि अब स्टडी किस चीज़ की स्टडी करेंगे, व्यवहार का अध्ययन करेंगे, राइट। तो व्यवहार का अध्ययन अगर हम एजुकेशन के संदर्भ में कर रहे हैं, तो एजुकेशन प्लस जो बिहेवियर है बच्चे का, अगर हम इसकी स्टडी कर रहे हैं तो इसी को हम एजुकेशन साइकोलॉजी कहते हैं। और यहाँ पे बेसिकली एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प करता है अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए, लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसका स्कोप क्या है, इसकी नीड, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। और आगे बढ़ते, इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, राइट। ये याद रखना कि एजुकेशनल सिचुएशन में अगर हम ह्यूमन बिहेवियर को साइंटिफिकली स्टडी कर रहे हैं तो वही आपका एजुकेशन साइकोलॉजी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं साइकोलॉजी में जब हम बात करते हैं इसके ब्रांचेस की, तो एक आता है आपका प्योर साइकोलॉजी, एक आता है अप्लाइड साइकोलॉजी। तो प्योर साइकोलॉजी में आपका जनरल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल, सोशल, एक्सपेरिमेंटल, फिजियोलॉजिकल आ गया, जियो आ गया, जियो साइकोलॉजी आ गया। लेकिन जब हम अप्लाइड साइकोलॉजी की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारा एजुकेशन साइकोलॉजी आता है। यानी कि हम क्या करते हैं, मनोविज्ञान के सिद्धांतों को, तथ्यों को, नियमों को, मनोविज्ञान के जितनी भी आपकी थियरीज हैं या जो भी अप्रोचेस रहे हैं
उनको जब हम शिक्षा में अपना रहे हैं यानी उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी वहाँ पे आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बात करेंगे हम नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्या ज़रूरत है, क्या नीड होती है, तो ये बड़ा बेसिक सा है, ज़्यादा ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं रखेंगे, बट बेसिक चीज़ें जाननी यहाँ पे ज़रूरी है। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दी कीवर्ड्स जो यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहला इसका नीड इम्पोर्टेंस क्या है कि साइकोलॉजी और जो एम्स ऑफ एजुकेशन है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये बेसिकली साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी बेसिकली क्या हेल्प करता है, इट हेल्प्स एजुकेटर्स इन रियलाइजिंग एजुकेशनल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। यानी अगर मुझे अपने उद्देश्यों को या जो हम मेरे लक्ष्य है उसको मुझे स्थापित करना है, तो उसमें एजुकेशन साइकोलॉजी मुझे मदद करती है। करिकुलम में भी मदद करेगा। करिकुलम कैसे, हम अब नए नए व्यू पॉइंट्स को लाते हैं। करिकुलम में हम जो भी डिसीजंस लेते हैं, जो भी हम करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ बनाते हैं, उसमें भी एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ बेनिफिशियल और इम्पॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, टेक्स्ट बुक में आता है, बिल्कुल आता है। हम प्लानिंग जो भी करते हैं टेक्स्ट बुक्स की, हम जो भी योजना बना रहे हैं या जो हम चित्र यूज़ कर रहे हैं, वो बच्चे के मानसिक स्तर के अनुसार होती है। तो बुक्स भी क्या है, बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार बनाई जाती है। हम कुछ मैगजिम्स ऑफ टीचिंग का ध्यान रखते हैं। तो ये चीज़ें कहाँ से आई है, एजुकेशन साइकोलॉजी से आई है। साइकोलॉजी मदद करती है हमें ये चीज़ समझने में कि किस तरह से बुक्स होंगी, किस तरह का करिकुलम होगा, किस तरह का हमारा एजुकेशन रहने वाला है। मेथड्स ऑफ टीचिंग मेरे क्या रहेंगे। चाइल्ड सेंटर्ड मेथड कहाँ से आया है, साइकोलॉजी से ही आया है। एजुकेशन साइकोलॉजी में जितनी भी थ्योरीज आप देख लेते हैं, उसके बेसिस पे हमारा चाइल्ड सेंटर्ड आया, जो कंस्ट्रक्टिविज्म पे फोकस करता है। तो मेथड्स ऑफ टीचिंग को समझने में या बच्चों की रुचि, रुझान, क्षमताओं को ध्यान में रख करके जो हम मेथड्स बना रहे हैं, वो भी एजुकेशन साइकोलॉजी से आया है। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ें थी। ठीक है, आगे बढ़ते। अब देखो परिभाषाएं जो है आपकी, 2-3 परिभाषा आपकी पूछी गई है लास्ट पेपर्स में। तो पहली परिभाषा याद रखनी है एजुकेशन साइकोलॉजी की, जो स्किनर ने दिया। तो स्किनर कहते हैं कि शैक्षिक मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित है। किसने कहा ये, कि जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो डील करता है हमारी टीचिंग और लर्निंग से, दोनों से डील करता है, स्किनर ने बोला। ठीक है, इसके बाद क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज। यानी क्रो एंड क्रो ने कहा कि बर्थ से लेकर के ओल्ड एज तक जो भी हम यहाँ पे अधिगम के अनुभव लेते हैं, इसकी व्याख्या कहाँ की जाती है, एजुकेशनल साइकोलॉजी में की जाती है कि लर्निंग कैसे हो रही है, हाउ लर्निंग अकर्स। ठीक है, हाउ अ पर्सन इज लर्निंग समथिंग। तो ये चीज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें बताता है। एंड द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज थॉर्नडाइक। ठीक है, तो किसको माना जाता है फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, थॉर्नडाइक को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम एजुकेशनल साइकोलॉजी पे किया है, इन्होंने थ्योरीज दी काफ़ी, तो इसीलिए इनको फादर माना जाता है। इन्होंने ट्रांसफर ऑफ लर्निंग दिया, बिहेवियर थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी। ठीक है, इन्होंने इंटेलिजेंस टेस्ट भी दिया, बहुत सारी चीज़ें दी है, इंटेलिजेंस की थ्योरीज दी हैं, तो इसलिए इनको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कह देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे नेचर क्या होता है, यानी इसका स्वरूप कैसा है, कैसा होता है हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब देखो इसके अंदर जो आप कीवर्ड्स देख रहे हैं, इन कीवर्ड्स को समझना ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इन कीवर्ड्स से आपके क्वेश्चंस बने हैं, राइट। तो ये बस आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड ओनली द कीवर्ड्स, ज्यादा ऐसे समझना है, बस ज्यादा रटने वाला कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले दिया है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ साइंस। इसको हम विज्ञान मानते हैं। ठीक है, क्यों मानते हैं विज्ञान, क्योंकि यहाँ पे भी हम जैसे अदर हम विज्ञान में मेथड्स यूज करते हैं, लॉजिकल अपनी थिंकिंग लगाते हैं, या हम ऑर्गेनाइज तरीके से चीजें करते हैं, ऐसे ही एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर भी हम ऑब्जेक्टिव मेथड्स को यूज करते हैं टू कलेक्ट डेटा अबाउट चिल्ड्रन। और यहाँ पे भी वस्तुनिष्ठ तरीका है, व्यवहार को समझा जाता है और नियंत्रित किया जाता है, राइट। तो पहला ऑप्शन, पहला पॉइंट क्या है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, एक विज्ञान है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है, इसको हम नेचुरल साइंस भी बोलते हैं, प्राकृतिक विज्ञान बोलते हैं, क्योंकि इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर रिसर्च करते हैं, इसमें भी आप निष्कर्ष निकालते हैं, राइट। जैसे हम अगर हम बायोलॉजी की बात करें या कोई और साइंस का ब्रांच आप देखते हैं, ऐसे ही एजुकेशनल साइकोलॉजी में भी हम कोई भी थियरी है उसको जनरेट करते हैं, कोई भी हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं,
ठीक है, तो इसलिए इसको हम नेचुरल साइंस बोलते हैं, राइट। फिर इसके बाद एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ सोशल साइंस। ये सोशल साइंस भी होता है। क्यों होता है सोशल साइंस? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके अंदर आपके सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट भी आते हैं। इसके अलावा आपके एंथ्रोपोलॉजी यानी कि एक कल्चर की बात हम यहाँ करते हैं, आपके इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल हो गया, तो ये सारा जो समाज के विभिन्न अंग हैं वो भी आप एजुकेशनल साइकोलॉजी में देखते हैं। हम सोशलाइजेशन की बात करते हैं, हमने थेरीज देखी, हमने मोटिवेशन की बात की, वहाँ पे हम वहाँ पे इकोनॉमिकल एस्पेक्ट भी देखते हैं। तो सारी चीज़ें वहाँ पे सोशल साइंस के अंदर आपकी आ जाती है, राइट। तो ये आपका हो गया बेसिक बात, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इसके बाद इसको पॉजिटिव साइंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉजिटिव साइंस। दिस इज इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में ये वाला भी आया है और ये भी आया कि इसको हम अप्लाइड साइंस भी बोलते हैं, राइट। पॉजिटिव साइंस कैसे है कि यह तथ्यों को अध्ययन जैसा है वैसा करता है, ना कि जैसा होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे जो भी हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में चीज़ें पढ़ते हैं वो वैसे ही पढ़ते हैं जैसी वो मौजूद है, उनको हम बदलते नहीं हैं, या फिर हम उनको इस तरह से नहीं पढ़ते हैं कि क्या होना चाहिए। एनीथिंग विच इज रियल, तो वी स्टडी द रियल कॉन्सेप्ट्स, राइट। तो यहाँ पे चाइल्ड के बिहेवियर को वैसे ही पढ़ा जाता है जैसा वो है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पॉजिटिव साइंस कहा जाता है। अप्लाइड साइंस क्या है? क्योंकि हम इसको अप्लाई करते हैं, राइट। जो भी हम चीज़ करते हैं, जो भी हम थ्योरीज पढ़ रहे हैं, जो भी हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, उनको हम अपनी टीचिंग में अप्लाई करते हैं, इसलिए इसको अप्लाइड साइंस कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा कि जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो हम एजुकेशन के फील्ड में यूज़ करते हैं, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को। तो ये बेसिकली विकासात्मक, नैदानिक, असामान्य, सामाजिक विज्ञान से तथ्यों को लेता है, यानी ये इन सारे चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड है। यहीं से हमारा रिलेशन एजुकेशनल साइकोलॉजी का इन सारी चीज़ों से होता है, इसीलिए आप अप्लाइड साइंस है क्योंकि प्रयोग कर रहे हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ डेवलपिंग साइंस। इसको डेवलपिंग साइंस भी कहा जाता है। डेवलपिंग साइंस मतलब नए नए रिसर्च आते हैं, बदलाव हो रहे हैं नए नए, और जो भी बच्चे का नेचर है या बच्चे का बिहेवियर है इसके अंदर हम आए दिन परिवर्तन करते रहते हैं। तो ये कैसा है? डेवलपिंग तरीका है। यहाँ रिसर्च हो रहा है, चेंजेस आते रहते हैं, और हम फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यानी फ्लेक्सिबल होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। ऐसा नहीं है कि जो थेरीज है वही रहेंगी और वो बदलेंगी नहीं। तो इट इज़ अ वेरी फ्लेक्सिबल काइंड ऑफ साइंस, दैट्स वाई वी कॉल इट डेवलपिंग साइंस। ठीक, ये हो गई बेसिक बात। उसके बाद अब हम बात करेंगे स्कोप क्या होता है, दायरा कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो देखो, स्कोप से भी आपका जो ऑप्शन आता है एग्जाम में वो बेसिक आता है। बेसिक एज इन की अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये ऐसी चीज है कि इसको ज्यादा रटने वाला कुछ नहीं है। आप केवल कीवर्ड्स को ध्यान रखिए ताकि ऑप्शन में अगर क्वेश्चन आता है, ऑप्शन आता है, तो यू विल बी एबल टू एलिमिनेट। ठीक है, तो सबसे पहले स्कोप में आप ये चार्ट देख सकते हो। स्कोप मतलब कि कहाँ कहाँ तक ये फैला हुआ है, ठीक है, कितना वाइड है। तो देखो, स्कोप में लर्नर आता है, पहला पॉइंट। लर्नर जरूर आएगा एजुकेशनल साइकोलॉजी में। लर्निंग प्रोसेस होती है, अधिगम की प्रक्रिया, और हमारी स्ट्रैटेजीज जो हम यूज करते हैं, राइट। अब लर्नर के अंदर लर्नर के विकास की बात की जाती है, डेवलपमेंट बच्चे का कैसे रहेगा ये हम यहाँ देखते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात हम करते हैं कि व्यक्तिगत क्या है, भिन्नता है। बच्चे की पर्सनालिटी की बात की जाती है, ठीक है। तो लर्नर के अंदर इन तीनों डोमेन पे हम काम करते हैं। अब आप पर्सनालिटी की थ्योरीज देख लीजिए, आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात कर लीजिए, या फिर डेवलपमेंट में कितनी चीजें हमने पढ़ी हैं, वो सब आपका लर्नर में आता है। दूसरा स्कोप क्या था? लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस में एक्विजिशन कैसे कर रहा है, यानी ज्ञान को कैसे बच्चा ले रहा है। रिटेंशन यानी कैसे उसको वो धारण कर रहा है, और कैसे वो उसको ट्रांजेक्ट कर रहा है, यानी हस्तांतरित कैसे कर रहा है, या फिर उसको वो किस तरीके से यूज कर रहा है। तो ये हम यहाँ बात करते हैं लर्निंग प्रोसेस के अंदर की जो अधिगम प्रक्रिया है वो कैसी हो रही है। तीसरा आता है स्ट्रैटेजीज। स्ट्रैटेजीज में क्या आएगा कि आप क्या तरीके अपनाते हो इसको एजुकेशनल साइकोलॉजी में जो साइकोलॉजीज के प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करने के लिए। तो इसके अंदर देखो, करिकुलम आ गया। आपका पूरा करिकुलम का ट्रांसफर हम किन किन प्रिंसिपल्स पे कर रहे हैं, ये एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम बात करते हैं। इसके अलावा इवैल्यूएशन आ गया। स्ट्रैटेजीज में आप इवैल्यूएट करते हैं, मैनेज करना, क्लासरूम का मैनेजमेंट आ जाएगा यहाँ पे, गाइडेंस एंड काउंसलिंग आ जाएगा। तो ये सारे दीज आर सम स्ट्रैटेजीज विच अ टीचर follows to teach a student, or if he or she is using the
कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन एजुकेशन फील्ड, एजुकेशन डोमेन में हम इनको यूज कर रहे हैं। अब यही पॉइंट्स मैं यहाँ बताने वाली हूँ जो हम ज्यादा तो नहीं पढ़ेंगे, जस्ट बेसिक। तो दायरे में सबसे पहला क्या आ गया, मानव का व्यवहार। मानव व्यवहार आया, ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहला कॉन्सेप्ट है कि स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जब हम एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं, एम्स की बात कर रहे हैं, मानव व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं, और उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, अपने उद्देश्यों को सेट करते हैं, अपने एम्स को हम सेट करते हैं। ठीक है, तो पहला आ गया मानव व्यवहार। दूसरा क्या है, हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी एजुकेशनल साइकोलॉजी को यूज करते हैं। तो सेकंड स्कोप है ग्रोथ डेवलपमेंट। किसके ग्रोथ डेवलपमेंट की बात हो रही है, लर्नर के। यहाँ पे किसके बात हो रही है, लर्नर का ग्रोथ कैसे हो रहा है। तो जितनी भी हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की थियरीज देखते हैं या जो भी हम सिद्धांत देखते हैं वो सब इसमें आता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है हमारा नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट है शिक्षार्थी। मेन इसका स्कोप है शिक्षार्थी, यानी मेन बच्चे के इर्द गिर्द ही हम सारी चीजें करते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी बहुत ज्यादा हद तक रिलेटेड है लर्नर से। लर्नर में हम क्या डिस्कस करेंगे, लर्नर के नीड क्या है ना। तो इसमें बहुत बेसिक चीजें हैं कि उसकी नीड क्या होगी, उसकी इनेट एबिलिटीज क्या हैं, उसकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखेंगे, और उसका बिहेवियर कैसा है, ग्रोथ कैसा है। चाइल्डहुड से अडल्टहुड तक हम सारे स्टेजेस की बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। तो ये हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में टीच करते हैं, या हम इसमें इन चीज़ों को हम पढ़ते हैं ताकि हम इसको एजुकेशन में यूज़ करें। तो ये आपका क्या था, नेक्स्ट आपका था स्कोप में विद्यार्थी आ जाएगा। तीसरा स्कोप आता है आपका लर्निंग के एक्सपीरियंसेस। लर्निंग एक्सपीरियंसेस में हमने डिस्कस किया कि किन अधिगम अनुभवों की आवश्यकता है, यह तय करने में क्या मदद करेगा, एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें हेल्प करता है कि कौन से लर्निंग एक्सपीरियंसेस हमें बच्चों को प्रोवाइड करना है। वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस चाइल्ड सेंटर्ड भी हो सकते हैं, टीचर सेंटर्ड भी हो सकते हैं, राइट। तो हम एक्सपीरियंसेस को डिसाइड करते हैं थ्रू करिकुलम और हम उनको फॉलो करते हैं। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स अस टू डिटरमाइन व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस वी वांट टू प्रोवाइड टू चिल्ड्रन। उसके बाद अधिगम की प्रक्रिया आ गई। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है। अधिगम की प्रक्रिया के अंदर क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करता है लॉज, प्रिंसिपल्स, थ्योरीज ऑफ लर्निंग को अप्लाई करने में, राइट। इसको हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो किन अनुभवों को दिया जाए, तो अधिगम की प्रक्रिया कैसी होगी, हम किस किस चीजों पे फोकस करेंगे। ठीक है, स्मरण पे फोकस करेंगे, हम अवधारणा कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करेंगे, चिंतन और तर्क पे फोकस करेंगे, या हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करेंगे। ये सारी चीजें अधिगम की प्रोसेस है, राइट। तो इसका नेक्स्ट स्कोप था अधिगम प्रोसेस। प्रोसेस में सारी चीजें आ जाएंगी, योर मेथड्स, योर प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट, सारी चीजें आ जाएंगी। उसके बाद अधिगम परिस्थिति या वातावरण नेक्स्ट इसका स्कोप है। यानी जब आप पढ़ा रहे हैं तो अधिगम की स्थितियों को बनाने के लिए भी एजुकेशनल साइकोलॉजी बहुत हेल्प करता है। इसके अंदर क्या है कि यहाँ वो पर्यावरणीय कारकों और अधिगम परिस्थितियों से हम निपटते हैं जो शिक्षार्थी और शिक्षक के मध्य में आती है। यानी एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो भी एनवायरनमेंट है वो बेसिकली हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए। इसमें अभ्यास, मार्गदर्शन, काउंसलिंग, गाइडेंस काउंसलिंग, सारी चीजें आ जाती हैं। कैसे हम बेसिकली उनके बीच में एक ब्रिज का काम करेंगे, या हम एक कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, ये एजुकेशनल साइकोलॉजी का नेक्स्ट स्कोप था। इसके बाद मूल्यांकन, इवैल्यूएशन बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। इवैल्यूएशन में अब देखो ये चीजें आपको पता है कि मूल्यांकन अगर मुझे करना है उसके लिए भी एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करता है। तो मूल्यांकन में जितनी भी आप स्ट्रैटेजीज देखते हैं वो स्ट्रैटेजीज हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा है नहीं, जस्ट बेसिक चीजें हैं। जजमेंट करने में हेल्प करता है मूल्यांकन, राइट। आप जजमेंट करना चाहते हो, इफेक्टिवनेस देखना चाहते हैं आप, लर्निंग प्रोसेस कैसे हो रहा है, तो हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, एंड बच्चे को जानने के लिए, है ना, नोइंग द लर्नर, ये सब चीजें हम यूज करते हैं। सो दीज वर सम बेसिक स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी की कहाँ कहाँ पे हम किन परिस्थितियों में इसको यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखो कुछ और चीजें हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, वी हैव डन दिस, कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के को समझने के लिए भी हम एजुकेशनल साइकोलॉजी को यूज करते हैं। व्यक्ति के समायोजन में, एडजस्टमेंट एंड पर्सनालिटी में यूज होता है, ये स्कोप है इसका। ठीक है, और शिक्षक यहाँ पे एक स्कोप है, टीचर यहाँ पे जो कि कैसा वेरिएबल होता है,
टीचर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन टीचिंग प्रोसेस, जो कि सारी चीज़ें निर्धारित करता है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल टीचर को हम बोल देते हैं, जो रोल टीचर का है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और लास्ट पॉइंट आता है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। कौन करेगा गाइडेंस एंड काउंसलिंग? टीचर करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी के कुछ क्या थे, स्कोप थे, ठीक है। एक बार और मैं बस पॉइंट्स डिस्कस करूंगी, देन वी विल मूव फर्दर। देखो यहाँ मैंने वही डिस्कस किया कि दायरा कहाँ कहाँ तक है, कौन कौन से क्षेत्र में एजुकेशन साइकोलॉजी आती है। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, लर्नर, लर्निंग प्रोसेस, स्ट्रैटेजी, गाइडेंस काउंसलिंग, मैनेजमेंट, इवैल्यूएशन, करिकुलम का ट्रांसफर कैसे हो रहा है या फिर एक्विजिशन कैसे हो रहा है, बच्चे कैसे लर्निंग प्रोसेस में भाग ले रहे हैं। सो दीज वर सम पॉइंट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो ये स्कोप याद रखने हैं आपको। ओके, अब आता है यहाँ पे रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। शिक्षा और मनोविज्ञान जो है इसका संबंध क्या होता है, ठीक है। तो ये देखो पॉइंट ऐसा है जो हम कर चुके हैं, बट बहुत बेसिक डिस्कस करेंगे। एजुकेशन और साइकोलॉजी का अगर हम क्षेत्र देखें तो बहुत हद तक दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, राइट, रेसिप्रोकल टू ईच अदर, दे बोथ आर वेरी रेसिप्रोकल। एजुकेशन में हम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं, तो कहाँ कहाँ हम यूज करेंगे वो हम डिस्कस कर रहे हैं। एम्स ऑफ एजुकेशन है, अगर मुझे शैक्षिक उद्देश्य को निर्धारित करना है, बच्चे का इंटरेस्ट जानना है, एटीट्यूड जानना है, या मुझे अगर लक्ष्य निर्धारित करने हैं किसी करिकुलम को बनाने से पहले, तो उसमें साइकोलॉजी मेरी हेल्प करेगा, राइट। तो एजुकेशन और साइकोलॉजी के बीच में क्या दिख गया, एक डिफरेंस, हमें एक अंतर समझ में आ रहा है, या फिर दोनों के बीच में रिलेशन समझ आ रहा है। तो रिलेशन क्या है इसके बीच? पहला है कि एम्स ऑफ एजुकेशन सेट करने में हेल्प करता है। टीचर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, टीचर हेल्प करता है यहाँ पे बच्चों को साइंटिफिक अप्रोच को अडाप्ट करने में या बिहेवियर में। करिकुलम इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम हो, फ्लेक्सिबल हो, को रिलेटेड हो। तो यहाँ मनोविज्ञान यहाँ पे करिकुलम डिसाइड करता है कि क्या क्या हम करिकुलम में अप्रोच यूज करेंगे। मेथड्स ऑफ टीचिंग जैसे मॉन्टेंसरी है, प्रोजेक्ट है, प्लेवे है, ये सब हमारी कहाँ से आई है, साइकोलॉजी से आई है। जो भी यहाँ पे आप मेथड्स देखते हैं ये सब साइकोलॉजी से आया है। टेक्स्ट बुक को बनाने में हेल्प करता है। इनोवेशन जैसे माइक्रो टीचिंग ड्वाइट एलन ने दिया, और प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन वाज गिवन बाय स्किनर। तो ये दोनों जो आप देख रहे हैं, नए नए माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट आया, या फिर हम प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, ये साइकोलॉजी से आया है एजुकेशन में। ऑडियो विजुअल एड्स हो गया, है ना, तो जो कि लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाने में हेल्प करता है। टाइम टेबल बनाने में भी हम क्या करते हैं, बच्चों के साइकोलॉजी को ध्यान में रख करके टाइम टेबल बनाते हैं कि उनको ज़्यादा मेंटल फटीग ना हो। तो इसमें भी, एजुकेशन में भी आप देखेंगे साइकोलॉजी हर जगह यूज हो रही है। तो दीज आर सम बेसिक पॉइंट्स। प्रशासन में हेल्प होता है, बिल्कुल, डिसिप्लिन, हम अनुशासन का कॉन्सेप्ट समझते हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की अवधारणा समझते हैं, हम इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोचेस की बात करते हैं, रीजनिंग की बात करते हैं, वो सब हमें एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करता है। मूल्यांकन ऑफ कोर्स आएगा यहाँ में। मूल्यांकन में आप देखेंगे कि हमारे टूल्स क्या है, जो भी हम टेस्ट बनाते हैं, टूल बनाते हैं, वो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स या बच्चे के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या था, बेसिक रिलेशनशिप था एजुकेशन और साइकोलॉजी के बीच में क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर हमने अपना फर्स्ट जो टॉपिक है उसको कर लिया है। नाउ वी विल डू आर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो कि इंटेलिजेंस है। हम यहाँ पे बुद्धि में आपकी दो चीजें जुड़ी हैं, इसकी थियरीज, बुद्धि में जितनी भी थियरीज आई थी इसको करेंगे, और मेजरमेंट यानी बुद्धि का मापन, जितने भी आपके टेस्ट आए थे, राइट, जितने भी आपके इंटेलिजेंस के टेस्ट आए थे इसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम बुद्धि के बारे में बेसिक चीजें जान लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले बुद्धि में अगर हम मीनिंग की बात करें तो द वर्ड इंटेलिजेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड इंटेलिजर। तो ये वर्ड याद रखना है, ठीक है, लैटिन वर्ड से आया है। सो इंटेलिजेंस रेफर्स टू अ पर्सन्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड थिंग्स, राइट, यानी बुद्धिमत्ता का आशय व्यक्ति की चीजों को समझने की क्षमता से है। अगर हम सामान्य परिभाषा देखें, बेसिक अगर हम डेफिनेशन की बात करें, तो इंटेलिजेंस इज जनरली डिफाइंड एज द जनरल कॉग्निटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। सामान्य अर्थ में समस्या समाधान कौशल को इंटेलिजेंस कहा जाता है, लेकिन केवल सामान्य डेफिनेशन नहीं,
काफ़ी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक हैं जो इंटेलिजेंस को डिफाइन करते हैं। केवल समस्या समाधान करना इंटेलिजेंस नहीं होता है। काफ़ी सारे मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग अपनी परिभाषा दी, अलग अलग इंटेलिजेंस के कैरेक्टरिस्टिक दिए जो हम डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे एबिलिटी टू अडाप्ट और एडजस्ट भी इंटेलिजेंस होता है। इंटेलिजेंस इज एज द एबिलिटी टू अडाप्ट और एडजस्ट। जब हम अपने आप को एडजस्ट करते हैं यानी समायोजन करने की क्षमता, नई नई परिस्थितियों में खुद को ढालने की क्षमता को भी इंटेलिजेंस कहा जाता है। ये किसने कहा? ये मैकडूगल ने कहा, गोडार्ड की डेफिनेशन है। तो ये सबसे ज्यादा गोडार्ड का पूछा जाता है। और विलियम जेम्स ने इस बात को कहा कि इंटेलिजेंस क्या है? ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें हम अपने आप को अडाप्ट करते हैं। दूसरा है एबिलिटी टू लर्न, सीखने की क्षमता को बुद्धि कहा जाता है। सीखने की क्षमता मतलब जो भी आपकी कैपेसिटी है लर्न करने की, यानी आप किस तरीके से सीखते हो, आप नई चीजें कितनी जल्दी सीख पा रहे हैं। अगर आप जल्दी सीख पा रहे हैं यानी आपको बुद्धिमान माना जाएगा। तो एबिलिटी टू लर्न की बात की है यहाँ पे बकिंगम ने। तो बकिंगम का नाम याद रखिएगा, इनका आता है, बकिंगम ने क्या डेफिनेशन दी थी। फिर एक बड़ा मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन करने की योग्यता को इंटेलिजेंस कहा जाता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति अमूर्त तरीके से सोच पाता है तो वो इंटेलिजेंस है। अमूर्त थिंकिंग करना यानी ऐसी चीज जो आपके सामने नहीं है, आप एब्स्ट्रैक्ट या कॉन्सेप्चुअल चीजों को समझ पा रहे हैं या सोच पा रहे हैं। तो ये किसने कहा? टर्मन ने कहा। बिने और टर्मन, दो लोगों का नाम याद रखना। सबसे ज्यादा तो वैसे टर्मन पूछा जाता है कि टर्मन ने कहा कि इंटेलिजेंस जो है इट इज एन एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्ट, राइट। हम जब एब्स्ट्रैक्ट या अमूर्त सोच पा रहे हैं। उसके बाद कुछ हमारी डेफिनेशन है जो ज्यादा पूछी गई है। पहला डेफिनेशन है वैशलर का। तो ये वैशलर की डेफिनेशन है, बहुत कॉमन आस्क्ड है, ठीक है। तो वैशलर ने क्या बोला इंटेलिजेंस को कि इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी। ये याद रखना, यानी इसको क्या कहा जाता है? एग्रीगेट यानी समष्टिगत है, ठीक है। या फिर हम इसको एग्रीगेट यानी संपूर्णता में जिसकी बात कर रहे हैं, जोड़ करके, ठीक है। तो इंटेलिजेंस को एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी कहा ऑफ यहाँ पे वैशलर ने। तो इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली, पर्पसफुली एक्ट करना, टू थिंक रैशनली, यानी जो भी सोच रहा है वो कैसे सोचेगा? बहुत ज्यादा तार्किक सोचेगा। एंड डील इफेक्टिवली विद हिज एनवायरमेंट, अपने एनवायरमेंट के साथ इफेक्ट डील कर पाए। तो ये डेफिनेशन वैशलर की है। एग्रीगेट कहा गया यानी हमारा समुच्चय है। एग्रीगेट को क्या बोलते हैं हिंदी में? हम समुच्चय, ठीक है। तो समुच्चय याद रख लेना है। ग्लोबल है, समष्टिगत क्षमता है जिसमें व्यक्ति क्या कर रहा है? रैशनली सोच रहा है, पर्पसफुली उद्देश्यपूर्ण सोच रहा है और अपने एनवायरमेंट में इफेक्टिवली क्या कर रहा है? वहां पे प्रभावी ढंग से अडाप्ट कर रहा है। फिर बोरिंग की डेफिनेशन है और वर्णन की डेफिनेशन है। बोरिंग ने कहा कि इंटेलिजेंस इज व्हाट इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर, यानी बुद्धिमत्ता वही है जिसे बुद्धिमत्ता परीक्षण मापते हैं। यानी इन्होंने इंटेलिजेंस टेस्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। इन्होंने कहा कि जितने आपके मार्क्स आएंगे टेस्ट पे, अगर आप मान लो 90 से 11 आपका 110 मार्क्स आ रहा है इंटेलिजेंस टेस्ट में, तो आप सामान्य बुद्धि के हो गए, यानी आप इंटेलिजेंट है। तो बोरिंग की डेफिनेशन ने कहा कि बुद्धिमत्ता वही है जिसे बुद्धि परीक्षण क्या करते हैं? मापते हैं। फिर अल्फ्रेड बिने ने कहा कि इंटेलिजेंस मीन्स टू अप्लाई वंस नॉलेज टू न्यू सिचुएशन। अगर हम नई परिस्थितियों में अपने आप को, नई परिस्थितियों में हम अपनी ज्ञान को बेसिकली लागू कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो इसको इंटेलिजेंस कहा है किसने? अल्फ्रेड बिने ने। तो ये 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो डेट्स आप देख रहे हो, ये डेट्स आपको याद रखना है इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। अब आपके अलग अलग टेस्ट आए थे जिसको यहाँ मैंने मेंशन किया है ईयर वाइज, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं इनके क्या क्या होंगे। देखो सबसे पहले 1905 में आपका फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट आया, बिने साइमन स्केल आया, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट जो कि 1905 में बनाया गया था, ठीक है। तो इसमें
पहली बार आईक्यू के बारे में बात की गई थी और यहाँ पे ये परीक्षण उन बच्चों की पहचान के लिए बनाया गया था जिन्हें कोई नीड की जरूरत है, जिन्हें शैक्षिक सहायता की जरूरत थी। तो स्पेशल जो बच्चे थे उनके लिए इसको बनाया गया था। 1905 में सबसे पहले किसने बनाया? बिने साइमन। ठीक है, ये याद रखना है डेट। फिर 1908 आया। 1908 में बिने साइमन को क्या किया गया? रिवाइज किया गया, इसको संशोधित किया गया। और 1908 में किसका कॉन्सेप्ट आया? मेंटल एज का। तो अगर आपके एग्जाम में आता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज कब आया था, तो 1908 में आया था। ठीक है, बिने साइमन के द्वारा है। जब इसको रिवाइज किया गया था तो 1908 में मानसिक आयु की अवधारणा आई। मानसिक आयु वो आयु है जो मेंटली आप कितना कर पाते हो काम। ठीक है, एक हमारी होती है क्रोनोलॉजिकल एज, एक होती है मेंटल एज। क्रोनोलॉजिकल एज जो आपका रियल एज है बाय नंबर्स, बाय ईयर्स। मेंटल एज यानी आप किस हद तक कोई भी सवाल को सॉल्व कर पाते हो। उसके अलावा फिर 1912 में स्टर्न ने सबसे पहले क्या किया था? आईक्यू शब्द को दिया। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि आईक्यू शब्द को सबसे पहले देने वाले कौन कौन थे, तो केवल वर्ड की बात इन्होंने की थी, विलियम स्टर्न ने। ठीक है, स्टर्न ने आईक्यू शब्द दिया और इन्होंने कहा कि जो आपका मेंटल एज है अपॉन में जो क्रोनोलॉजिकल एज है, ये इन्होंने दिया। राइट, इन्होंने कहा कि मानसिक आयु जो है आपकी और जो वास्तविक आयु है इसकी तुलना का विचार इन्होंने दिया था। तो इन्होंने दिया कि IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज इज योर रियल एज और मेंटल एज क्या है? जिस हद तक आप कोई भी सवाल को सॉल्व कर पाते हो। तो 1912 में स्टर्न ने इस वर्ड को दिया। लेकिन फाइनली अगर हम फॉर्मूला की बात करें, जो इसका फॉर्मूला था वो टर्मन ने दिया। तो 1916 में याद रखना, स्टैनफोर्ड बिने स्केल जो टर्मन के द्वारा रिवाइज किया गया फाइनल, इसमें इन्होंने आईक्यू का फॉर्मूला दिया था। तो जो हम आईक्यू का फॉर्मूला करते हैं, यानी आईक्यू इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। तो 100 से मल्टीप्लाई करके जो आईक्यू का हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो टर्मन ने दिया। ठीक है, तो 1905, 1908, 1912 और 1916 इन लोगों का नाम याद रखना है, किसने क्या दिया वो भी याद रखना है। अब हम आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे अब इंटेलिजेंस की कुछ थियरीज के बारे में। कौन कौन सी आपकी थियरीज है जो आई थी, एंड आई विल एक्सप्लेन वेरी ब्रीफली। देखो, इंटेलिजेंस थियरी के दो कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी है साइकोमेट्रिक अप्रोच, जिसमें आपका वन फैक्टर थ्योरी, जिसको हम यूनिफैक्टर भी बोल देते हैं। तो साइकोमेट्रिक में आपका यूनिफैक्टर थ्योरी है विच इज ऑल्सो कॉल्ड वन फैक्टर। फिर आपका टू फैक्टर थ्योरी है। फिर आपका प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज आता है। फिर हायरार्किकल मॉडल जो है इंटेलिजेंस का, और स्ट्रक्चरल मॉडल गिलफर्ड का, ये चारों डिस्कस करेंगे। फिर आपका कुछ हमारी इंटेलिजेंस थ्योरी है जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, यानी सूचना पे आधारित है। इसके अंदर आपका मल्टीपल इंटेलिजेंस गार्डनर का, ट्रायर्किक थ्योरी आपका हो गया। ठीक है, और पास मॉडल जो है, ये तीन आपके आते हैं। अब धीरे धीरे करके हम फटाफट से सारी थ्योरीज को देखेंगे, बड़ा ब्रीफली बेसिक। सबसे पहले आता है फैकल्टी थ्योरी। फैकल्टी थ्योरी जो है, इसमें सबसे पहले लोगों ने माना कि जो हमारा माइंड होता है उसमें काफी सारे हमारे अलग अलग फैकल्टी होते हैं। मतलब कि जैसे हमारी मेमोरी क्या है, या हम किस तरह से इमेजिनेशन कर रहे हैं, या हम रीजनिंग कैसे कर रहे हैं, या फिर हम किसी चीज को डिस्क्रिमिनेट कैसे कर पा रहे हैं, यानी दो चीजों के बीच में आप भेदभाव कैसे कर पा रहे हो, आपका कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये चीज बेसिकली ये कहते थे, इस थ्योरी में कहा गया कि हमारे अलग अलग फैकल्टीज होती हैं, उसको हम अलग अलग तरीके से ट्रेन करके उसको मजबूत भी बना सकते हैं। और सबसे पहले यही विचार लोकप्रिय था, लेकिन बाद में क्या आया, जब एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी आया तो इन्होंने इसको नहीं माना। इन्होंने कहा कि भाई हमारा जो माइंड है वो बेसिकली स्वतंत्र हिस्सों में बटा हुआ पूरी तरह नहीं होता है। काफी सारे हमारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आपस में रिलेटेबल होते हैं, राइट। अलग अलग तरीके से हम यहाँ पे इनको ट्रेन नहीं कर सकते। तो पहला था फैकल्टीज थ्योरी। अब इंपॉर्टेंट आता है यहां से जो क्वेश्चन आपका बनता है। सबसे पहले आया यूनिफैक्टर सिंगल फैक्टर थ्योरी, जो अल्फ्रेड बिने ने बोला 1905 में, जब इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया था। जो आपका यहाँ पे आईक्यू अवधारणा जब दी, सबसे पहले इन्होंने जो थ्योरी दी थी वो यही दी थी, यूनिफैक्टर। इन्होंने कहा कि जो हमारा बेसिकली माइंड है
वो एक सिंगल फैक्टर होता है। यानी जो भी हम काम करते हैं, जो भी हमारी मेंटल प्रोसेसेस होती है, वो एक ही फैक्टर है, उसके अंदर अलग अलग हमारे फैक्टर्स नहीं होते हैं। जनरल जो हम सामान्य काम कर रहे हैं उसी की बात इन्होंने केवल की। तो बुद्धि परीक्षण पे इन्होंने काम किया था और इन्होंने मेंटल एज का कॉन्सेप्ट भी दिया। ठीक है, अब इसके अंदर ये कहते हैं कि एक कारक बुद्धि सिद्धांत के अनुसार हम सभी के बाद प्रत्येक कार्य में लागू करने के सामान्य ज्ञान या बुद्धि का सामान्य कारक है। जैसे मैंने बोला यूनिफैक्टर, यूनिफैक्टर को हम एब्सोल्यूट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी कहते हैं। ये समझना है कि ये कहते क्या है। यूनिफैक्टर का मतलब समझ रहे हो, जैसे आप कोई भी काम अगर करते हैं, उस काम में आपका एक जनरल बुद्धि, आपका एक जनरल इंटेलिजेंस लगता है जो हर काम में हम यूज करते हैं। इन्होंने ये नहीं कहा कि हमारी स्पेसिफिक एबिलिटीज कुछ होती है, इन्होंने कहा कि सारे काम करने के हमारे सामान्य कुछ कारक होते हैं, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग या सोचना। ये क्या है, सामान्य कारक है, यूनिफैक्टर है। हमारा माइंड या हमारा इंटेलिजेंस ही यही है, इन्होंने कहा। इन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे स्पेसिफिक एबिलिटीज होती हैं, जैसे कोई गायन में अच्छा है, कोई डांस में अच्छा है। इन्होंने इस चीज को नकारा, इसीलिए इसको एब्सोल्यूट थ्योरी कहते हैं। एब्सोल्यूट मतलब जो चीज क्या है, आपका निरपेक्ष है ना, जो सेम है, सर्वमान्य है और जो बदल नहीं सकता है। तो इन्होंने यूनिफैक्टर की बात की। फिर देखो, यूनिफैक्टर थ्योरी को नकारते हुए 1904 में यहाँ पे चार्ल्स स्पीयरमैन ने टू फैक्टर थ्योरी दी। तो यहाँ पे बाई फैक्टर थ्योरी और ट्राई फैक्टर थ्योरी, सबसे ज्यादा तो बेसिकली आपका टू फैक्टर पूछा जाता है। तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया, स्पीयरमैन ने दिया। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या कहा जाता है ये बात करते हैं। स्पीयरमैन ने बोला, इन्होंने बिने को नकारा, जो यूनिफैक्टर है उसको नकारते हुए कहा कि बुद्धिमत्ता जो है हमारे दो कारकों से होती है, हमारे टू फैक्टर होते हैं। पहला होता है जनरल फैक्टर, दूसरा होता है स्पेसिफिक फैक्टर, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। अब देखो ये पिक्चर में सामान्य कारक ये है कि जो आप सभी में सामान्य होगा, जो हम सब कर सकते हैं, जैसे सोचना, तर्क करना, विचार करना, समस्या समाधान करना, या आप कॉमन जो एक अपना इंटेलिजेंस लगाते हैं या हम सभी लगाते हैं। ये ऐसे कारक है जो सभी के अंदर समान है। ठीक है, हम किसी काम को कैसे कर रहे हैं, सामान्य कारक है। लेकिन हमारे अंदर विशिष्ट कारक अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कोई बच्चा मैथमेटिकल एबिलिटी में अच्छा है, हो सकता है कोई वर्बल में ज्यादा अच्छा है, हो सकता है कोई न्यूमेरिकल में अच्छा है, या कोई दृश्यात्मक बुद्धि जिसके अंदर ज्यादा है। तो हमारी विशिष्ट क्षमता अलग अलग हो सकती है, सामान्य क्षमता सभी के अंदर पाई जाती है। तो ये दो कारक है। अगर हम यहाँ पे जनरल फैक्टर की बात करें तो मेंटल एनर्जी कहते हैं इसको। जी फैक्टर आपका क्या है, जो आपका मानसिक ऊर्जा है, जो हम मेंटल एनर्जी लगा रहे हैं। जिसकी मेंटल एनर्जी या जी फैक्टर ज्यादा होता है, उतनी ही मानसिक ऊर्जा उस व्यक्ति में होती है। ये यूनिवर्सल होती है, इनबॉर्न और इनेट एबिलिटी होती है। जैसे हम अपनी इनेट एबिलिटी को लेकर के आते हैं, है ना, हम जो भी हम आईक्यू से, बेसिकली मैं अपने आईक्यू के अकॉर्डिंग जो मैं अपनी इनेट एबिलिटी लेकर के आई हूँ वो मेरे साथ रहेगी। तो ये फिक्स होता है। जनरल फैक्टर इज कांस्टेंट, इट इज वेरी फिक्स। ठीक है, और इस पे हम टीचिंग और ट्रेनिंग का ज्यादा प्रभाव नहीं डाल सकते हैं, मतलब इसको बदल नहीं सकते हैं बहुत ज्यादा। तो जो आप अपनी आईक्यू के अकॉर्डिंग लेके आते हैं, जैसे मान लो कोई बच्चा 120 बुद्धि का है या एक बच्चा मान लो 70 बुद्धि का है, तो इन दोनों में अंतर काफी होगा, है ना। 120 बुद्धि वाला काम जल्दी जल्दी करेगा या उसका जी कारक बहुत स्ट्रांग होगा। तो जनरल फैक्टर ऐसा है जो आप सामान्य बुद्धि लगाते हैं, जो हम सबके अंदर होती है कहीं ना कहीं। फिर इन्होंने कहा कि जो स्पेसिफिक फैक्टर आपका होता है, ये आपका ऐसा होता है जिसको आप सीखते हो, जिसको आप एक्वायर करते हैं, जिसको अपने एनवायरनमेंट से आप सीख सकते हैं, राइट। जैसे कि जो बदल रहा है, जो चेंज हो सकता है। जैसे कार से ट्रक चलाना सीखा, ट्रक से हेलीकॉप्टर चलाना को सीख रहा है, सीख के आप चला सकते हो। तो ये एक आपकी इंटेलिजेंस हो गई जो स्पेसिफिक है। हो सकता है मुझे नहीं आता कार चलाने, बट आपको आता होगा। ऐसा फैक्टर जो स्पेसिफिक है, जो आप सीखते हो, राइट। सो यहाँ पर है कि जी फैक्टर इज मोर इंपॉर्टेंट। इन्होंने कहा कि जी फैक्टर यस ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एस फैक्टर से। एस फैक्टर सभी व्यक्तियों में अलग हो सकता है। अब लता मंगेशकर जो थी, उनका सिंगिंग फैक्टर ज्यादा था। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट ज्यादा अच्छा खेल रहे हैं, ये एस फैक्टर है। सबके अंदर एस फैक्टर अलग हो सकता है जो आप सीखते हो, राइट। तो ये दो आपका जो द्विकारक सिद्धांत था, ये चार्ल्स स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया।
आते हैं अपने अगले नेक्स्ट थ्योरी पे। नेक्स्ट आता है आपका त्रिआयामी सिद्धांत, 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। काफी ज्यादा प्रश्न यहाँ से आपके आते हैं। जब हम 3D मॉडल की बात करते हैं तो जेपी गिलफोर्ड का नाम याद रखना है। गिलफोर्ड ने यहाँ पे 3D मॉडल दिया और इसको हम बेसिकली स्ट्रक्चरल मॉडल थ्योरी भी बोलते हैं, ये याद रखना। स्ट्रक्चरल मॉडल थ्योरी और स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल भी इसको कहते हैं, अलग अलग नाम है। अब जो गिलफोर्ड की थ्योरी थी, 3D मॉडल जो था इंटेलिजेंस का, इसके अंदर इन्होंने क्या बोला है वो देखते हैं। देखो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछा जाता है। पहले 120 थे, फिर 150 हुआ, अभी 180 है टोटल फैक्टर। कितने हैं टोटल फैक्टर हमारे इंटेलिजेंस में? 180 है। अब ये कहते क्या है इसको समझते हैं। देखो, इसके अंदर ना इन्होंने इंटेलिजेंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। हमारे 3 कैटेगरी होते हैं हमारे इंटेलिजेंस के, राइट? बहुत इजी है, समझते। एक होता है हमारा विषय वस्तु, जिसके अंदर हमारे 5 इंपॉर्टेंट डोमेन थे। प्रोडक्ट के अंदर 6 होते हैं, यानी ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 6। एंड संक्रिया ऑपरेशन के अंदर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। इसके अंदर भी आपके 6 होते हैं। टोटल मिला के 180 फैक्टर यहां बनते हैं 3D मॉडल में। अब ये समझते हैं कि कंटेंट, प्रोडक्ट और ऑपरेशंस होते क्या हैं। इससे क्या समझ में आ रहा है, इंटेलिजेंस के बारे में हम क्या समझ पा रहे हैं, वो चीज हम देखेंगे। देखो, सबसे पहले इन्होंने कंटेंट या विषय वस्तु की बात की। इसका मतलब क्या है, सरल भाषा में बिल्कुल है कि ब्रेन किस टाइप की इंफॉर्मेशन के साथ काम कर रहा है। हमारे इंटेलिजेंस का पहला यहाँ पे डोमेन है कंटेंट। गिलफोर्ड कहते हैं कि हमारा ब्रेन किन चीजों से काम करेगा। क्या वो विजुअल पे काम करेगा, जो हम देख सकते हैं, जैसे हम पिक्चर के थ्रू भी काफी चीजें समझते हैं, तो हमारे इंटेलिजेंस का पार्ट है कि हमारा ब्रेन कैसे काम कर रहा है, किन चीजों पे काम कर रहा है। ऑडिटरी है दूसरा, जो सुन सकते हैं। तो एक हो गया देखना, एक हो गया सुनना। सिंबॉलिक यानी नंबर्स, लेटर्स समझते हैं हम, साइंस को समझते हैं। सिमेंटिक यानी आपके कॉन्सेप्ट, वर्ड्स जो आप बोलते हो, आपके मीनिंग। सिमेंटिक मतलब अर्थ की बात हम कर रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है आपको। और आपका बिहेवियरल यानी लोगों के बिहेवियर और एक्शंस की बात यहाँ की जाती है। तो ये है क्या, कंटेंट क्या है, कि आपका माइंड जो है किस तरह की इंफॉर्मेशन के साथ काम कर रहा है, आप किस तरह की इंफॉर्मेशन को ले रहे हो, बिहेवियर के थ्रू ले रहे हो, विजुअल के थ्रू ले रहे हो, ऑडिटरी है, सिंबॉलिक, क्या है इंफॉर्मेशन। तो पहला आपका कंटेंट होगा। 1 2 3 4 5, इन्होंने 5 यहाँ पे तत्वों की बात की, ठीक है। दूसरा क्या आता है आपका प्रोडक्ट। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट क्या है कि ब्रेन के काम का आउटपुट क्या है, यानी जो आप मेंटल प्रोसेस कर रहे हैं या जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप थिंकिंग कर रहे हैं, उसका आउटपुट क्या आ रहा है, यानी उसका रिजल्ट क्या है, किसी काम का रिजल्ट, राइट। ये आपका प्रोडक्ट है। जैसे यूनिट्स, हम किसी इंफॉर्मेशन को कई बार यूनिट में लेते हैं। एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, एक इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में आई, जैसे स्कीमा हम बोल देते हैं, ये क्या है, यूनिट है। क्लासेस, सिमिलर चीजों को ग्रुप करना, माइंड में करते हैं कि नहीं, सिमिलर चीजें हैं उसको आप ग्रुप कर लेते हो। कलर, अलग कलर का कॉन्सेप्ट है, एनिमल्स अलग है, ग्रुप बना लिया हमने इंफॉर्मेशन का। तीसरा क्या है, रिलेशन, कनेक्शन समझना। काफी सारी चीजों के बीच में क्या समझते हैं, कनेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं, तीसरा। चौथा सिस्टम्स, यानी चीजों को लॉजिकली जब आप जोड़ते हो, सिस्टम्स हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को चेंज करना, जैसे एकोमोडेशन हो गया, हमने एकोमोडेट करना सीखा है। फिर इम्प्लीकेशन, आप कैसे प्रिडिक्ट कर रहे हो, आप इन्फर कैसे कर रहे हो, आप उसको यूज कैसे कर रहे हो, यानी हम जो सोचते हैं, हमारे माइंड का, हमारी थिंकिंग का रिजल्ट क्या है, ये सब हमारे इंटेलिजेंस में आता है। 6 हमारे इंपॉर्टेंट थे, यूनिट, क्लास, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन और इम्प्लीकेशन। तीसरा आता है ऑपरेशंस। ऑपरेशन मतलब ब्रेन कौन सा प्रोसेस यूज कर रहा है, ऑपरेशन मतलब क्या प्रोसेस है जो ब्रेन यूज करता है। कॉग्निशन लगा रहा है, कॉग्निशन मतलब समझना, जानना। इसके अंदर मेमोरी, कॉग्निशन के बाद मेमोरी, चीजों को याद रखते हैं। फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग करना, नए आइडियाज को। तो गिलफोर्ड ने डाइवर्जेंट थिंकिंग दिया, जहां पे नए नए आइडियाज को क्या कर रहे हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन को निकाल रहे हैं, ठीक है। हमारी जो चिंतन है वो अपसारी है। कन्वर्जेंट थिंकिंग, जब हम एक सॉल्यूशन ढूंढते हैं, एक ही तरीके से विचार करना, एक ही डायरेक्शन में विचार करना, कन्वर्जेंट है।
तो डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, इवैल्यूएशन, किसी चीज को जज करना, है ना, वैल्यू जजमेंट करना किसी चीज को, इवैल्यूएशन में आएगा। तो ये क्या है कि ब्रेन का काम क्या है, कॉग्निशन करता है, मेमोरी याद रखता है चीजों को, डाइवर्जेंट थिंकिंग करता है, कन्वर्जेंट करता है, इवैल्यूएशन भी करता है। तो हमारा ब्रेन क्या काम कर रहा है, तो ये गिलफर्ड का तीनों हमने देखा है यहाँ पे। और इसके अंदर आपके जो टोटल है वो 180 इन्होंने फैक्टर्स की बात की है। 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस को इसको कहा जाता है, ठीक है। ओके, अब हम बढ़ेंगे आगे, मल्टी फैक्टर थ्योरी, ठीक है। मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दिया, बहुकारक। मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दिया, थॉर्नडाइक ने, ठीक। थॉर्नडाइक ने बेसिकली यहाँ पे 4 चीजों की बात की थी कि बुद्धि जो है उसमें 4 गुण होते हैं। बुद्धि में पहला लेवल होता है, रेंज होता है, एरिया होता है और हमारी गति होती है। और इन्होंने 3 तरह की बुद्धि की बात की। तो एक क्वेश्चन आपका यहां से आता है, एक क्वेश्चन आपका यहां से आता है। ये दोनों थॉर्नडाइक के काम है। थॉर्नडाइक की थ्योरी को बहुकारक, मल्टी फैक्टर कहते हैं। इन्होंने कहा कि हमारी जो बुद्धि है वो एक कारक, 2 कारक से नहीं बनी है। बुद्धि के अंदर अनेक अलग अलग कारक होते हैं। 3 तरह की इंटेलिजेंस है, कॉन्क्रीट जो आप मूर्त तरीके से सोच पाते हैं, मूर्त चीजों से जो हम संक्रिया करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट जो आप अमूर्त सोच रहे हैं, आपका सोशल इंटेलिजेंस जो आप समाज में जिस तरह से आप बेसिकली जिस तरह से आप वहां पे प्रोसेस कर रहे हैं चीजों को। और 4 कारक कौन से होते हैं यहाँ पे, रेंज, लेवल, रेंज, एरिया और गति। किस गति से आप सोच रहे हो, ठीक है, किस एरिया में आप सोच पा रहे हैं, आपका सोचने का रेंज कितना है, कितनी दूर तक सोच पा रहे हैं, और हमारा लेवल होता है, ठीक है। इसकी बात ही करते हैं। फिर आता है ग्रुप फैक्टर थ्योरी। अब देखो ये काफी कंफ्यूजन यहाँ पे होती है। अगर आपका मल्टी फैक्टर पूछेगा, मल्टी फैक्टर जो है वो थॉर्नडाइक ने दिया है, लेकिन अगर आपका मल्टी की जगह ग्रुप फैक्टर पूछा जाए तो थर्स्टन ने दिया है, ठीक है। थर्स्टन का सिद्धांत क्या था, समूह कारक सिद्धांत, राइट, ग्रुप फैक्टर। अब देखो लुईस थर्स्टन जो थे, इन्होंने एक तो ग्रुप फैक्टर दिया और इन्होंने प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, जिसको पीएमए बोल देते हैं, यानी प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था। तो 2 इनके इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहे हैं। पहला है ग्रुप फैक्टर थ्योरी, दूसरा है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। अब इसमें क्या होता है, देखो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज में इन्होंने 7 प्रकार की क्षमताओं की बात की। कितनी क्षमताएं थी, 7। इन्होंने कहा कि हमारी बुद्धि जो है वो 7 प्रकार की क्षमताओं से बनी होती है। पहली, वर्बल, आप मौखिक तरीके से कैसे समझ पा रहे हैं। दूसरा, वर्ड फ्लुएंसी, आपके शब्दों का प्रवाह क्या है। तीसरा, स्थानिक, यानी एरिया की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे हम बेसिकली पिक्चर की बात कर रहे हैं, राइट, कि आपका स्थानिक बुद्धि क्या है, आकृतियों की कितनी समझ है। न्यूमेरिकल, नंबर्स में हम कैसे हैं। फिर मेमोरी, स्मृति, कैसे याद रखते चीजों को। इंडक्टिव रीजनिंग, आगमन तरीका, यानी किसी चीज में स्पेसिफिक से जनरल कैसे जा रहे हैं, है ना, हम एग्जाम्पल से रूल कैसे जा रहे हैं, तो हमारा इंडक्टिव तरीका क्या है सोचने का। और परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटी, यानी कि आप किस तरीके से अवधारणा बना रहे हैं, राइट, आपका परसेप्शन क्या है, हम किस तरीके से चीजों को समझ पा रहे हैं। तो 7 इंपॉर्टेंट प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज लुई थर्स्टन ने दिया था, ये याद रखना है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीजें, यहाँ पे 2 कारक बाद में इन्होंने जोड़ा था। एक जोड़ा था डिडक्टिव रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये इन्होंने बाद में जोड़ा है, ठीक है। और इन्हीं फैक्टर के बेसिस पे इन्होंने प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज पीएमए टेस्ट बनाया, ये भी याद रखना है। तो थर्स्टन ने जो 2 कारकों को बाद में जोड़ा, डिडक्टिव रीजनिंग, आगमन तो पहले जोड़ा था। डिडक्टिव में क्या कर रहे हैं हम, डिडक्टिव रीजनिंग में हम जनरल से स्पेसिफिक जा रहे हैं, ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग हम कर रहे हैं। फिर उसके बाद इन्होंने टेस्ट दिया था जिसको प्राइमरी मेंटल एबिलिटी टेस्ट कहा जाता है, तो ये भी थर्स्टन के द्वारा दिया गया था। अब देखो ये हो गई बेसिक बात। ये फॉर योर रिविजन पर्पज आई हैव एडेड दिस, तो यू कैन रिवाइज इट लेटर। मैं इसको एक्सप्लेन अभी नहीं कर रही हूँ, है ना। इसमें हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली। यूनिफैक्टर थ्योरी अल्फ्रेड बिनी ने दिया, स्पीयरमैन ने 1904 में 2 फैक्टर थ्योरी दिया, फिर थॉर्नडाइक का मल्टी फैक्टर थ्योरी हुआ, ठीक है। इसके बाद थर्स्टन का प्राइमरी मेंटल एबिलिटी हुआ, गिलफोर्ड का हमने स्ट्रक्चरल मॉडल देखा, फिर कैटल ने फ्लूइड और जो आपका फ्लूइड तरीके का इंटेलिजेंस जो होता है और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस जो होता है वो कैटल ने दिया, और स्टैनबर्ग का ट्रायर्किक थ्योरी,
ठीक है, देखो स्टैनबर्ग की थ्योरी भी बता देती हूँ। रॉबर्ट स्टैनबर्ग का जो थ्योरी है इसको क्या कहा जाता है, त्रिकोणीय, दिस इज इंपॉर्टेंट, त्रिकोणीय सिद्धांत। स्टैनबर्ग ने 3 तरह के इंटेलिजेंस की बात की थी, एनालिटिकल यानी विश्लेषण, आप विश्लेषण कैसे कर रहे हैं, क्रिएटिव यानी सृजनात्मक, प्रैक्टिकल यानी व्यावहारिक। ठीक है, तो विश्लेषण, सृजनात्मक और व्यावहारिक किसने दिया, स्टैनबर्ग ने। एनालिटिकल मतलब कैसे आप चीजों का एनालिसिस कर रहे हो, कैसे उसको विश्लेषण कर रहे हो। सृजनात्मक मतलब कितने नए आइडियाज को आप ढूंढ पा रहे हैं। प्रैक्टिकल मतलब कैसे आप अपने बिहेवियर में, कैसे आप अपने रियल लाइफ में उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे इंटेलिजेंस टेस्ट के कुछ कैटेगरीज के बारे में, जो आपकी इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है, इनको हम समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट के बारे में। अब देखो यहाँ हम जो भी इंटेलिजेंस टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं ये बेसिक है। अभी तक जितने भी आपके क्वेश्चंस आए हैं वो आपके ऐसे आते हैं कि कौन सा इसमें से वर्बल इंडिविजुअल है, कौन सा वर्बल इंडिविजुअल नहीं है। तो आपको ऐसे ही इनको याद रखना है, इसके आगे इनके डीप में अंदर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटेलिजेंस टेस्ट की फर्स्ट कैटेगरी, जो कि आपकी होती है वर्बल टेस्ट, यानी कुछ ऐसे परीक्षण जो आपके मौखिक थे और मौखिक के अंदर इंडिविजुअल है, जो एक व्यक्ति पे आप कर सकते हो। इसके अंदर कौन कौन से टेस्ट आते हैं, पहला टेस्ट आता है बिने साइमन टेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं कहूंगी। बिने साइमन टेस्ट की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर आपका ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, इसके अंदर आपका बिने साइमन टेस्ट जो 1905 में बिने साइमन के द्वारा दिया गया था, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट है। और यहाँ पे आईक्यू को मापने के लिए सबसे पहले इसको यूज किया गया था। तो जो बिने साइमन टेस्ट आप देखते हो वो टेस्ट किस तरह का टेस्ट था, वर्बल था, यानी जो आप शिक्षित पे कर सकते हैं और इंडिविजुअल था। ठीक है, एक एक व्यक्ति पे हम करते थे। दूसरा आता है स्टैनफोर्ड बिने, जो टर्मन ने 1916 में रिवाइज किया था, जब जो स्टैंडर्डाइज्ड आईक्यू, जो आप आईक्यू का फॉर्मूला देखते हो वो आपका टर्मन के द्वारा दिया गया। ठीक है, तो ये जो था आपका मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका स्टैनफोर्ड बिने भी कैसा है, वर्बल इंडिविजुअल है। तीसरा था वेशलर अडल्ट इंटेलिजेंस, जिसको VISC या VPPSI बोलते हैं। तो वेशलर का जो अडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट था किस कैटेगरी में आता है, वर्बल इंडिविजुअल में आता है, बस ये याद रखना है। ठीक है, तो डेविड वेशलर ने इसको दिया और ये बेसिकली इन्होंने अडल्ट्स के लिए अलग स्केल बनाया था, बच्चों के लिए इन्होंने अलग बनाया था। तो ये बेसिकली आपका वर्बल और ये परफॉर्मेंस के अंदर भी आता है। ठीक है, तो इसको हम परफॉर्मेंस टेस्ट भी बोल सकते हैं। पहली कैटेगरी ये हो गई। दूसरी कैटेगरी आती है इंडिविजुअल में ही नॉन वर्बल। नॉन वर्बल यानी ऐसे लोगों के लिए इसको बनाया गया जो पढ़े लिखे नहीं थे या कम पढ़े लिखे थे, अशिक्षित जो थे, उनके लिए नॉन वर्बल टेस्ट को लाया गया था। तो हम अब डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल नॉन वर्बल, गैर मौखिक। इसमें सबसे पहले आता है रेवेन्स का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। रेवेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस जो टेस्ट आया, ये कल्चर फेयर था, सांस्कृतिक रूप से निष्पक्ष था, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग को मापने के लिए किया गया था। दूसरा है कोहो का ब्लॉक डिजाइन, ये एक तरह का आपका परफॉर्मेंस टेस्ट भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो परफॉर्मेंस टेस्ट भी कहते हैं इसको। नॉन वर्बल है, इंडिविजुअल है और कोहो के द्वारा दिया गया था। ये बच्चों के लिए जो क्लिनिकल केसेस, नैदानिक केसेस में बच्चों के इंटेलिजेंस को मापने के लिए इसको स्टार्ट किया गया। तीसरा था आपका गुडिनफ का ड्रॉ ए मेन टेस्ट। तो ड्रॉ ए मेन टेस्ट जो आपका गुडिनफ ने दिया, ये भी बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट को मापने के लिए स्टार्ट किया गया था। उसके बाद आपका सैगविन का फॉर्म बोर्ड, एक तरह का परफॉर्मेंस टेस्ट भी है। ये परफॉर्मेंस के साथ साथ नॉन वर्बल है और इंडिविजुअल है। ठीक है, सैगविन फॉर्म बोर्ड ये बेसिकली मेंटली रिटार्डेड बच्चों के लिए, जो मंद बुद्धि बच्चे थे उनके लिए शुरू किया गया था इस टेस्ट को। फिर अलेक्जेंडर का पास अलोंग टेस्ट, ये भी बच्चों के लिए किया गया था। ये भी किस तरह का टेस्ट है, नॉन वर्बल इंडिविजुअल है। और
भारत में अगर हम बात करें तो भाटियाज बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट आया, जो 1944 में इंडिया में इस टेस्ट को बनाया गया था। ये बेसिकली हम इलिटरेट्स के लिए इसको यूज करते हैं, तो इसलिए इसको नॉन वर्बल की कैटेगरी में रखा गया है। तो हमारा सेकंड कैटेगरी क्या था? इंडिविजुअल नॉन वर्बल। इंडिविजुअल है सारे, नॉन वर्बल है और परफॉर्मेंस में भी आएंगे। जैसे कोह का जो है ये परफॉर्मेंस टेस्ट है, आपका सैगविन फॉर्म बोर्ड भी आपका परफॉर्मेंस टेस्ट है, और ये आपका भाटिया बैटरी है, ये भी परफॉर्मेंस टेस्ट है। तो ये दो कैटेगरी हो गई, यहां से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। तीसरी कैटेगरी देखेंगे इंडिविजुअल, आपका जो टेस्ट है इंटेलिजेंस टेस्ट है, इसके अंदर आपके ग्रुप में वर्बल टेस्ट आते हैं, यानी ग्रुप में होते हैं ये, समूह में, और ये वर्बल है। इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया है आर्मी अल्फा टेस्ट से। आर्मी अल्फा याद रखना, एक होता है आर्मी बीटा टेस्ट जो आपका नॉन वर्बल था, लेकिन जो आर्मी अल्फा है वो आपका वर्बल टेस्ट था, ठीक है। तो आर्मी अल्फा टेस्ट जो है ये आपका 1917 में आया था, और ये बेसिकली जो साक्षर सैनिक थे, जो ऐसे आर्मी में सैनिक थे जो लिटरेट थे, साक्षर थे, उनके लिए स्टार्ट किया गया था। तो आर्मी अल्फा इज अ टाइप ऑफ ग्रुप वर्बल टेस्ट। दूसरा आता है ओटिस का, तो ये ज्यादा आता नहीं है, बस नाम याद रख लो। ओटिस का टेस्ट है जो इंडस्ट्रियल एरियाज में विद्यालय में यूज किया गया। तीसरा है टर्मन का ग्रुप टेस्ट, जो कि टर्मन ने स्टार्ट किया, और चौथा है जलोटा टेस्ट, ठीक है, जो कि 1950 में इंडिया में आया। तो इसमें से ये वाला इंपॉर्टेंट है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, जलोटा टेस्ट, जो कि कैसा है, ग्रुप वर्बल टेस्ट है। और दूसरा क्या है, आर्मी अल्फा। ये दो बस याद रख लीजिए, इसके अंदर से ये दो आपके आ सकते हैं। फिर देखो नेक्स्ट कैटेगरी है ग्रुप में नॉन वर्बल। नॉन वर्बल है लेकिन ग्रुप है, यानी ऐसे व्यक्तियों के लिए इसको स्टार्ट किया गया जो अशिक्षित थे, जिनको ज्यादा जानकारी नहीं थी, पढ़े लिखे नहीं थे। तो इसमें आपका आर्मी बीटा आता है, आर्मी बीटा टेस्ट, जो कि यूएस आर्मी साइकोलॉजिस्ट के द्वारा बनाया गया और इलिटरेट्स के लिए बनाया गया, जो नॉन इंग्लिश स्पीकर्स थे उस टाइम पे, उनके लिए इस टेस्ट को निर्मित किया गया। तो आर्मी अल्फा इज वर्बल ग्रुप, आर्मी बीटा जो था वो नॉन वर्बल में ग्रुप टेस्ट था, ठीक है। फिर दूसरा आता है रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, ये भी आपका क्या है, वर्बल और नॉन वर्बल है, ग्रुप है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कैटल का कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट भी आपका कैसा टेस्ट है, जो नॉन वर्बल में ग्रुप टेस्ट की कैटेगरी में आता है। तो ये हमारी हो गई 3 कैटेगरी। अब आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट अपने कॉन्सेप्ट पे। देखो यहाँ पे ये पूरा जो टेबल आप देख रहे हैं, इसको मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगी, बस मैंने इसको ऐड किया सो दैट यू कैन रिवाइज इट लेटर। बिने साइमन वी हैव डन दिस, है ना। बिने साइमन टेस्ट आया आपका 1905 में, पहला टेस्ट। ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया कि इंडिविजुअल में वर्बल होता है। उसके बाद वेस्लर है, रेवन है, आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा। तो ये आर्मी अल्फा आर्मी बीटा में बस एक डिफरेंस है कि जो आर्मी बीटा वाला था वो आपका नॉन वर्बल था, बाकी दोनों ग्रुप में आते हैं। फिर कैटल का हो गया, कैटल का कल्चर फेयर टेस्ट जो है ये इंडिविजुअल भी हो सकता है और ग्रुप भी हो सकता है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंडिविजुअल ग्रुप दोनों हो सकता है, और ये आपका बेसिकली गैर मौखिक है। उसके बाद कोह का परफॉर्मेंस टेस्ट था, ये इंडिविजुअल था, नॉन वर्बल था। इसके अलावा सैगविन फॉर्म बोर्ड परफॉर्मेंस टेस्ट है, इंडिविजुअल है, नॉन वर्बल है, वी हैव डन दिस। जलोटा टेस्ट इंपॉर्टेंट है, समूह में होता है, वर्बल होता है, ठीक है। तो ये आप लोग इसको बाद में भी पढ़ सकते हैं। वी हैव डन ऑल दीज थिंग्स। इंटेलिजेंस टेस्ट की सारी कैटेगरीज मैंने यहाँ पे बता दी है। आगे बढ़ेंगे अपने अगले कॉन्सेप्ट पे। लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा आता है प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब इसके अंदर बहुत बेसिक हम बात करेंगे। सो यहाँ पे प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर डेफिनेशन फटाफट से देखेंगे। तो देखो यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं करूंगी, यू हैव डन दिस मल्टीपल टाइम्स, सबको पता है। तो बहुत बेसिक ब्रीफली फॉर योर रिविजन पर्पज ओनली वी विल गो थ्रू फ्रॉम दिस टॉपिक, ठीक है। तो ग्रोथ बेसिकली अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ग्रोथ बेसिकली आपका कैसा है, जो आप देख सकते हो, राइट, जिसको आप मेजर कर सकते हैं, या फिर जब हमारी इंक्रीज हो रही है हाइट में, वेट में, बॉडी साइज प्रपोर्शन में, तो ये आपका ग्रोथ हो सकता है जो मात्रात्मक है, राइट। डेवलपमेंट क्या है, जहां पे हम किसी भी प्रोसेस से गुजरते हैं, हमारा क्वालिटेटिव एज वेल एज आर क्वांटिटेटिव जो
चेंज आ रहा है, जो कंटिन्यूस है, जो थ्रू आउट पूरी जिंदगी गर्भाधान से शुरू होता है, राइट, यानी कंसेप्शन टू डेथ, तो कंसेप्शन से डेथ तक जो परिवर्तनों की एक श्रृंखला है, प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस इसको कहा जाता है, वही आपका डेवलपमेंट है। अब देखो यहाँ पर हम लोग एक डेफिनेशन देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हरलॉक की। हरलॉक ने कहा डेवलपमेंट के बारे में कि द टर्म डेवलपमेंट मीन्स प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस, यानी कि इसको क्या कहा गया, डेवलपमेंट क्या है, परिवर्तनों की ऐसी प्रगतिशील श्रृंखला है जो दो चीजों से होती है, यानी कि जो बदलाव हमारे अंदर आ रहा है वो हमारी परिपक्वता, ठीक है, फर्स्ट वन इज योर मेच्योरिटी प्लस योर एक्सपीरियंस, यानी आपके अनुभव। तो हमारे अनुभवों से और हमारी मेच्योरिटी, जो हम अपने बायोलॉजिकल मेच्योरिटी लेकर के आते हैं, जो हम अपने इनबॉर्न ट्रेट लेकर के आते हैं, गुण लेकर के आते हैं, इन दोनों से जो हमारा प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज होता है, जो काफी क्रमबद्ध है, जो आपका पैटर्न में होता है, इसी को डेवलपमेंट कहा जाता है। सो यहाँ पे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक आपको डेवलपमेंट की समझ आ रही होगी कि डेवलपमेंट कैसा होता है। विकास प्रोग्रेसिव है, ऑर्डरली होता है, प्रोग्रेसिव होता है, जो लगातार बढ़ रहा है, आपका प्रिडिक्टेबल है, जिसकी आप भविष्यवाणी कर सकते हैं, और किन परिवर्तनों से हो रहा है, दो चीजों से होता है, हमारी मेच्योरिटी एंड हमारे अनुभवों से। जो भी बदलाव हमारे अंदर आ रहा है, बदलाव कैसे हैं, जो प्रोग्रेसिव है, बदलाव कैसे हैं, जो आपके क्रमबद्ध है, इसी को डेवलपमेंट कह दिया जाता है। क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन है कि विकास संरचनात्मक और शारीरिक परिवर्तन को संदर्भित करता है। क्रो एंड क्रो ने कहा कि हमारा स्ट्रक्चरल और आपका फिजियोलॉजिकल दोनों ही परिवर्तन जो है, डेवलपमेंट हमारा बेसिकली ये ग्रोथ है ना, वृद्धि है। तो वृद्धि में कैसे परिवर्तन हमारे आ रहे हैं, जो स्ट्रक्चरल है, जो आपका केवल जैविक है, फिजियोलॉजिकल है, जो आप देख सकते हो, जो आप माप सकते हैं। डेवलपमेंट इज कंसर्न्ड विद ग्रोथ एज वेल एज दोज चेंजेस इन विच रिजल्ट फ्रॉम एनवायरमेंट सिचुएशन। ठीक है, ये दो डेफिनेशन याद रखनी है, हरलॉक की और क्रो एंड क्रो की। अब देखो, हम इसके थ्रू समझने की कोशिश करेंगे दोनों ही ग्रोथ डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को। यहां से एक क्वेश्चन आपका यहीं से फंसेगा। तो सबसे पहले जब हम ग्रोथ की बात करते हैं, जब हम वृद्धि की बात करते हैं, तो वृद्धि आपका कैसा होता है, जो क्वांटिटेटिव है, राइट, जो आप माप सकते हैं। तो क्वांटिटेटिव आ जाएगा यहाँ पे, भौतिक परिवर्तन, लंबाई, वजन, आकार, हम इनको माप सकते हैं, देख सकते हैं, तो क्वांटिटेटिव है। डेवलपमेंट में आपका क्वालिटेटिव एज वेल एज योर क्वांटिटेटिव दोनों चीजें आती हैं। तो गुणात्मक परिवर्तन जो है, या हम गुणात्मक प्लस मात्रात्मक दोनों क्या है, विकास को माप देख सकते हैं। तो विकास के अंदर दोनों तरह के चेंजेस होते हैं। ग्रोथ लिमिटेड होता है, बहुत सीमित है, केवल फिजिकल एस्पेक्ट की बात करता है, फिजिकल चेंजेस जो आ रहे हैं वो ग्रोथ से रिलेटेड है। लेकिन डेवलपमेंट कैसा है, ओवरऑल, जहां पे हम सारे एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं। ग्रोथ आप माप सकते हो नंबर्स में, हम सेंटीमीटर या किलो में अपना वेट माप सकते हैं, हम हाइट को माप सकते हैं, तो मात्रात्मक है। डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्टली मेजरेबल नहीं है, आप डायरेक्टली नहीं माप सकते हो, हम ऑब्जर्व जरूर कर सकते हैं, सीधे सीधे इनको मापा नहीं जाता है ना। इनको हम अवलोकन कर सकते हैं, इनको हम आंक सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं माप सकते। ग्रोथ जो है वो पार्ट होता है डेवलपमेंट का। तो जब हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट में आपका वृद्धि एक हिस्सा है ग्रोथ डेवलपमेंट का, और डेवलपमेंट को ब्रॉडर कहा जाता है। इसके अंदर सारे हमारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, जिसके अंदर ग्रोथ भी आता है। ग्रोथ इज एक्सटर्नल, ये याद रखना, एक्सटर्नल और विजिबल होता है। ग्रोथ आप देखेंगे बाहरी है, जिसको आप माप सकते हो, जिसको आप देख सकते हो। डेवलपमेंट इंटरनल ज्यादा होता है, फंक्शनल ज्यादा होता है। फंक्शनल मतलब आप कैसे काम कर रहे हो, आपका कार्यात्मक शैली क्या है, आप सोच कैसे सकते हैं, आपकी परिपक्वता आंतरिक है, कार्यात्मक, जो आप काम कर रहे हैं, जिस तरह से आप सोच रहे हैं। तो डेवलपमेंट जो है वो कैसा होता है, इंटरनल होता है, फंक्शनल होता है। ग्रोथ इज डिसकंटिन्यूअस, असतत होता है ग्रोथ। मैच्योरिटी के बाद ग्रोथ रुक जाती है, इसीलिए ग्रोथ को क्या कहते हैं, वृद्धि को डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस कहते हैं। यानी जब हम मेच्योर हो जाते हैं तो हमारी हाइट एक टाइम के बाद रुक जाती है, राइट। हम पूरी जिंदगी हाइट हमारी नहीं बढ़ेगी, हमारे बॉडी का आकार हर पूरी जिंदगी नहीं बढ़ेगा, तो मेच्योरिटी पे रुक जाता है। डेवलपमेंट कंटिन्यूअस होता है ना, जीवन भर चलता है, लगातार चलता है। ग्रोथ जो है वो हेरिडिटी से इन्फ्लुएंस होता है, मेन हेरिडिटी पे बहुत निर्भर करता है ग्रोथ। जैसे हमारी हाइट क्या होगी, या हमारा वेट क्या होगा, या हमारे शरीर का आकार क्या होगा,
ये चीज़ ऐसी है जो हम अपनी हेरिडिटी से अपने ट्रेट लेकर के आए हैं, अपने बायोलॉजिकल जीन्स से जो हम लेकर के आए हैं, वो आपका बेसिकली हेरिडिटरी फैक्टर है। डेवलपमेंट बेसिकली बोथ हेरिडिटी और आपका एनवायरनमेंट दोनों का प्रोडक्ट होता है ना। तो एक क्वेश्चन आता है कि डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ बोथ, है ना। तो डेवलपमेंट जो है वो प्रोडक्ट होता है हमारी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का। नेचर और नर्चर दोनों डेवलपमेंट का प्रोडक्ट है, मतलब नेचर नर्चर दोनों का प्रोडक्ट क्या है, विकास है। फिर है कि ग्रोथ इज स्ट्रक्चरल। ग्रोथ को क्या कहते हैं, संरचनात्मक कहते हैं। नाम याद रखना, स्ट्रक्चरल है, यानी हमारे बॉडीली चेंजेस, जो हमारे शारीरिक परिवर्तन आ रहा है उसको स्ट्रक्चरल कहेंगे। डेवलपमेंट कैसा होता है, फंक्शनल ज्यादा होता है, यानी हम अपनी प्रदर्शन एबिलिटी की बात कर रहे हैं तो कार्यात्मक है। ग्रोथ जो है वो स्पेसिफिक ऑर्गन पार्ट से कंसर्न्ड होता है। डेवलपमेंट में ओवरऑल पर्सनालिटी की बात करते हैं। ग्रोथ जो है वो सर्टेन लिमिट तक होता है ना, स्टेज आफ्टर स्टेज बार बार नहीं बढ़ेगा कि एडोलेसेंस में अलग हो गया, फिर अडल्टहुड में जाके अलग हो रहा है, और ओल्ड एज में जाकर के ग्रोथ हमारी अलग हो रही है। तो सर्टेन लिमिट तक ग्रोथ होती है, रुक जाती है ग्रोथ। डेवलपमेंट की कोई लिमिट नहीं है, कंटिन्यूस रहती है, टिल डेथ रहती है। ग्रोथ बायोलॉजिकल है, जैसे मैंने बोला हमारी मैच्योरिटी, हमारा जो मैचुरेशन होता है, या जो हम अपनी जीन्स से लेकर के आ रहे हैं, या हम अपनी बायोलॉजिकल चीज़ें जो लेकर के आए हैं हेरिडिटी से, वही हमारा ग्रोथ होता है, राइट। जैसे हाइट, वेट, शरीर का आकार, प्रोपोर्शन हमारा क्या रहेगा, ये सब हम कहाँ से लेके आए हैं, अपनी जीन से लेकर आते हैं, तो ये जैविक है। डेवलपमेंट जो है वो साइकोलॉजिकल, सोशल, इमोशनल हो सकता है, बायोलॉजिकल भी है, ठीक है। ग्रोथ को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, विजिबल होता है, चेंजेस हम देख सकते हैं। डेवलपमेंट इजीली विजिबल नहीं है, हमारे बिहेवियर और हमारे स्किल्स में डेवलपमेंट ज़्यादा दिखता है। टेम्परेरी होता है ग्रोथ, है ना, रुक जाता है, अस्थायी है। डेवलपमेंट परमानेंट है। उसके बाद हम स्केल, वेट से हम इसको माप सकते हैं, राइट, ग्रोथ को। लेकिन डेवलपमेंट में हमें अलग से साइकोलॉजिकल टेस्ट करने पड़ते हैं। अगर मुझे डेवलपमेंट को मापना है तो मैं ऑब्जर्व करूंगी, मैं इंटरेक्ट करूंगी लोगों से, किसी को ऑब्जर्व करके मैं माप सकती हूँ। और साइकोलॉजिकल टेस्ट अलग होते हैं जो हम विकास को मापने के लिए करते हैं, है ना, जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट हो गए काफ़ी सारे, या फिर पर्सनालिटी टेस्ट हमारे होते हैं। उसके बाद लास्ट है कि यहाँ पे हाइट, वेट, साइज, बॉडी ऑर्गन की बात हो रही है, यहाँ पे हम ओवरऑल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें थी अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आई होप कि आज की इस क्लास में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो वी हैव डन हाफ ऑफ द टॉपिक्स यूनिट 2 के अंदर, ठीक है। तो फटाफट से बताती हूँ हम लोगों ने अभी तक क्या किया और नेक्स्ट क्लास में व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग। पहली चीज़, पीपीटी बनाने में थोड़ा सा मुझे समय लगता है, इसीलिए क्लासेस रोज़ नहीं आती हैं। एंड ये मत समझो कि नहीं कराऊंगी, अभी तक मैंने इतना करा दिया है तो इतना कराने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो परेशान होते हैं। देखो हम एमसीक्यूज भी साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज एमसीक्यूज करना भी इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर यू, इसीलिए एमसीक्यूज भी करा रही हूँ। तो अभी हमने वी हैव डन हाफ ऑफ द पोर्शन इसका। अब देखो जो लास्ट यूनिट आप देख रहे हो, दिस इज योर यूनिट नंबर 3। अब समझ लीजिए कि इसमें हमारे 2 वीडियो आएंगी, ओनली 2 वीडियोज विल बी कमिंग। डेवलपमेंट वाली वीडियो 1 और मेथड्स की वीडियो 2 आएगी। इसके अंदर हम ये 2 चीजें डिस्कस कर लेंगे। और पार्ट 2 जो होगा हमारा इसका, अभी जो हम यूनिट 2 कर रहे हैं, इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक में हम 5, 6 और 7 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। एंड वी विल डू मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से, क्योंकि आज क्वेश्चन नहीं कराया मैंने। नेक्स्ट हमारा लाइव होगा, हम यूनिट 2 करेंगे मे बी परसों। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यू कैन वॉच, यू कैन चेक आउट द प्लेलिस्ट, हम लोग ये डिस्कस करेंगे। डोंट वरी, योर सिलेबस विल बी कंप्लीटेड बिफोर योर एग्जाम, ये मेरा वादा है, मैं ये करा दूंगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पीपीटी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है कोई भी। एंड यू कैन गिव मी एनी काइंड ऑफ फीडबैक इफ यू वांट, एंड मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, स्टे ट्यून्ड, एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।